क्या होगा अगर एक सबसे साधारण व्यक्ति ही बचाव की कुंजी बन जाए? क्या होगा अगर एक साधारण कहानी के पीछे कुछ और भी छिपा हो? विश्वासघात, दोस्ती, इज्जत और भविष्य के लिए एक लड़ाई। आज आप जानेंगे कि कैसे समाज से कटा हुआ एक बूढ़ा आदमी उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। ठंडी सुबह थी। सीगल की चीखों और पुरानी खिड़कियों की कभी-कभी होने वाली चरमराहट से आंगन जाग रहा था। गैराज के ऊपर बनी आधी अधूरी इमारत से एक शख्स बाहर आता है। धीमे कदम, झुकी हुई कमर, फटे पुराने कोट का मोटा कपड़ा, जिसे अरसे से गर्मी या आराम नसीब नहीं हुआ था। यह वही है, देवराज जी, जिसे मोहल्ले में बस अटारी वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। वह चलता है। किसी को नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है और लगता है उसे खुद भी याद नहीं। लेकिन उसकी आंखों में कई साल है, सैकड़ों कहानियां और वो खामोशी जिसमें हर कदम मानो तकदीर से नापा गया हो। वो न तो कुछ मांगता है, न शिकायत करता है और न ही कूड़े में हाथ डालता है। वो ऐसे जीता है जैसे दुनिया को साबित कर रहा हो। बिना छत के भी इंसान इंसान बना रह सकता है। आज वो हमेशा की तरह नुक्कड़ की दुकान की तरफ निकला। हाथों में कुछ चिल्लर थे जो उसे कल सफाई कर्मचारी की मदद करके मिले थे। उसे दया की तलाश नहीं थी, सिर्फ रोटी और छाछ की एक बोतल चाहिए थी। दुकानदार महिला उसे जानती थी और खामोशी से ही सही, पर उसकी इज्जत करती थी। वो उन लोगों में से नहीं था जो अपनी परेशानी का ढोल पीटते हैं। वो खामोशी से सहता था। वो दुकान के पास वाली बेंच पर बैठ जाता है, रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता है, एक घूंट लेता है, अपने थके हुए घुटनों को सहलाता है और फिर खड़ा हो जाता है। दिन अभी शुरू ही हुआ था और वो जानता था कल जिंदा रहने के लिए आज काम करना होगा। किसी की मदद करना, बक्से उठाना, आंगन में झाड़ू लगाना या बस पास खड़ा रहना अगर कोई परेशानी में हो। ठीक इसी पल जब वह गली में चल रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अचानक टायरों की चीख, इलेक्ट्रिक स्कूटर की तेज आवाज, हवा और एक पल में दिखती हुई परछाई। लगभग 10 साल का एक बच्चा फैशनेबल कपड़ों में, पीठ पर बैग लटकाए, सीधा चौराहे की ओर भाग रहा था। ट्रैफिक लाइट टिमटिमा रही थी। कारों के लिए लाल बत्ती बस हरे में बदलने ही वाली थी। लेकिन एक ड्राइवर जल्दी में था, बहुत जल्दी में। बच्चा यह नहीं देख पाता। वो अपनी धुन में था, हेडफोन लगाए, पूरी रफ्तार में। देवराज जी ये एक सेकंड में देख लेता है। वह आगे लपकता है, एक हाथ से लड़के की कॉलर पकड़ी, दूसरा हाथ आगे फैला दिया, मानो समय को रोक सकता हो। एक कार गड़गड़ाहट के साथ पास से गुजरती है। हवा का तेज झोंका किशोर के सिर से टोपी उड़ा ले जाता है। चारों ओर चीखें, ब्रेक की आवाजें, सड़क का शोर। लेकिन देवराज जी को यह सब सुनाई नहीं देता। वह लड़के की आंखों में देखता है। जीना चाहते हो तो सड़क पार करते समय इधर उधर देखा करो, वह भारी आवाज में कहता है। बच्चा पीला पड़ गया था। वो डर भी नहीं पाया था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो मौत के कितना करीब था। धन्यवाद। वो सांस छोड़ता है। मुझे नहीं, खुद को धन्यवाद दो। याद रखना, मैं तुम्हें दोबारा बचाने नहीं आऊंगा। देवराज जी पहले ही मुड़ने वाला होता है, जाने के लिए, लेकिन लड़का उसकी आस्तीन पकड़ लेता है। कृपया रुकिए। और क्या? आपने मुझे बचाया। आपको आपको यह मेरे पिताजी को बताना चाहिए। वो यहीं पास में काम करते हैं। वो सब समझेंगे। देवराज जी माथे पर बल डालता है। उसकी आंखों में संदेह था। वो आभार नहीं चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि कोई सिर्फ धन्यवाद कहकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन लड़का मासूमियत से नहीं, बल्कि दृढ़ता से देख रहा था। वो अच्छे हैं, वो समझेंगे। ठीक है, चलो। ऑफिस तक 5 मिनट का रास्ता था। इस दौरान वे दोनों खामोशी से चलते रहे। एक सोच रहा था कि वो कैसे मौत के मुंह से बचा। दूसरा कि वो लोगों से अपनी दूरी में कितना आगे निकल आया था। इमारत पर उन्हें एक काली सेडान मिलती है। गाड़ी से एक लंबा गंभीर व्यक्ति बाहर आता है। वो तुरंत अपने बेटे को पहचान लेता है। उसकी तरफ लपकता है, उसे गले लगा लेता है। तुम कहाँ थे? तुम्हें तो कोच के पास होना चाहिए था। पिताजी, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे लगभग एक कार ने टक्कर मार दी थी। अगर ये ना होते तो
और वो देवराज जी की ओर इशारा करता है। व्यक्ति नजरें घुमाता है। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो अपने सामने एक फटे पुराने कपड़े पहने बूढ़ा आदमी देखता है, जिसकी आंखों में खामोश आग थी। यह आदमी? हाँ, बिल्कुल यही। और आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक पल का ठहराव, नजरें परखना। धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। कोई भी ऐसा ही करता। देवराज जी धीमी आवाज में कहता है, मेरे साथ ऑफिस चलिए, कम से कम चाय तो पिला ही सकता हूं। और यही कदम पहला था, क्योंकि इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा और ये कोई भी ही वह व्यक्ति बनेगा जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। वे ऑफिस में अंदर आते हैं। चमकीली दीवारें, क्रोम की रेलिंग, शीशे सी चमकती पॉलिश की हुई फर्श। इस जगह पर सब कुछ ऐसा लगता था मानो वो देवराज जी जैसे लोगों को बाहर रखने के लिए ही बना हो। देवराज जी को हर नजर महसूस होती थी, हर फुसफुसाहट, राहगीरों की आंखों में दिखती हर घृणा की झलक। लेकिन वो छिपता नहीं है, नजरें नहीं झुकाता। वो उस व्यक्ति के पीछे चलता है जिसने अभी अभी अपना परिचय दिया था। आर्यन शर्मा, एक बड़ा व्यवसायी, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब कुछ नियंत्रित करने की आदत थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग डर से नहीं बल्कि सम्मान से मानते थे। और अब वो अपने केबिन में है। दरवाजा बंद करता है, हाथ आगे बढ़ाता है। मेरा नाम आर्यन है और मैं चाहता हूं, नहीं, मुझे आपका आभार व्यक्त करना ही होगा। देवराज जी दूसरी बार बुलाए जाने के बाद ही बैठता है। बेचैनी से अपनी पीठ सीधी रखता है, सिर हिलाता है, चुप रहता है। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। ये अमूल्य है। बताइए, आपको क्या चाहिए? पैसा, रहने की जगह, जो कुछ भी मेरी शक्ति में हो। खामोशी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास छत है, थोड़ा खाना है और बाकी सब तो जैसा होगा। आर्यन शर्मा उसे देर तक देखता रहता है, ध्यान से, और अचानक मुस्कुराता है, अनाधिकारिक रूप से, मानवीय रूप से। ठीक है, तो फिर यह खैरात नहीं बल्कि एक अवसर है। आप हमारे यहां नौकरी कर लीजिए, सफाई कर्मी के तौर पर। पगार अच्छी है, गुजारा हो सकता है। काम मुश्किल नहीं है, सर पर छत भी रहेगी। लेकिन यह असली होगा। एक पल का ठहराव। देवराज जी अपने हाथों को देखता है, अपनी हथेलियों को, खुरदुरी, फटी हुई, लेकिन ईमानदार। क्या मैं 2 मिनट सोच सकता हूं? आपके पास ठीक 1 मिनट है। मैं व्यस्त व्यक्ति हूं। देवराज जी के कंधे सीधे हो जाते हैं। वो खड़ा होता है। मैं सहमत हूं। पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूं, मैं अभी टूटा नहीं हूं। और इसी पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो अब सिर्फ सड़क पर चलने वाला एक राहगीर नहीं था, सिर्फ एक बचाने वाला नहीं। अब वो इस व्यवस्था का हिस्सा था, भले ही उसके सबसे बाहरी छोर पर। आधे घंटे बाद उसे सीढ़ियों के पीछे एक छोटे से कमरे की चाबी मिल जाती है। वहां सामान रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर वो रात भी बिता सकता था। सेक्रेटरी, 25 साल की एक प्रभावशाली महिला, उसे वर्दी देती है। तेजी से, बिना भावना के बोलती है, घृणा की हल्की सी झलक के साथ। वह इसे महसूस करता है, लेकिन चुप रहता है। उसने इससे भी बुरा सहन किया था। कागजात हैं? गुम हो गए बहुत पहले। ठीक है, हम कर लेंगे। हमारे यहां तो इससे भी अटपटे लोग काम करते हैं। देवराज जी खामोशी से सिर हिलाता है। कमरा बहुत छोटा था, लेकिन उसमें एक सॉकेट, एक पुरानी केतली, यहां तक कि एक पर्दा भी था। किसी के लिए यह आखिरी सीढ़ी थी, पर उसके लिए यह दूसरा मौका था। वो मिले हुए कपड़े सावधानी से टांगता है, बाल्टी में पोंछा रखता है और एक पल के लिए खिड़की के पास ठहर जाता है। नया दिन, नया अध्याय, और चाहे जो भी सामने हो, वो तैयार था। उसने मांगा नहीं, उसने जिद नहीं की। वो बस वहीं था जहां उसकी जरूरत थी। और अब वो नए सिरे से शुरुआत करेगा। सुबह जल्दी शुरू होती है। सूरज की पहली किरणें अभी अभी खिड़कियों के पर्दों से छनकर आ रही थीं और देवराज जी पहले ही उठ चुका था। वो पुराने धातु के गिलास में सावधानी से चाय बनाता है, खामोशी से, संयमित होकर पीता है। उसे जल्दी पहुंचने की चिंता थी, इससे पहले कि ऑफिस में हलचल शुरू हो। पहले स्नान। बर्फीला पानी चुभता है, लेकिन वह शिकायत नहीं करता। फिर वर्दी, साफ सुथरी, बिल्कुल नई।
वो खुद को आईने में देखता है। आंखों में दृढ़ता थी। बाल्टी और पोंछा लेता है। ध्यान से योजनाबद्ध तरीके से हॉल से शुरू करता है। हर हरकत सटीक, निपुण। वो सिर्फ फर्श नहीं धो रहा था, वो अपने अतीत को साफ कर रहा था। बाहर आंगन में झाड़ू लगाता है। ठंडी हवाएं कूड़े को डामर पर भगाती है, लेकिन वह अड्डा रहता है, जैसे हर इशारे के पीछे एक अंदरूनी कसम थी। मैं साबित करूंगा, खुद को, दुनिया को, सभी को। पास से सुरक्षाकर्मी गुजरता है, तगड़ा, एक मुस्कान के साथ। तिरछी नजरों से देखता है। देवराज जी महसूस करता है, ये आदमी भरोसा नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, इतनी जल्दी तो नहीं। शुभ प्रभात, वह शांति से कहता है। तुम हो कौन? ये कोई शरण स्थल नहीं है। मैं काम करता हूं, मुझे यहां रखा गया है। अभी जांच करता हूं, लेकिन जांच नहीं करता, बस चला जाता है, अपने पीछे तिरस्कार की एक छाप छोड़ते हुए। थोड़ा और समय गुजरता है। कर्मचारी आते हैं, हलचल। सब उसके पास से गुजर जाते हैं। कोई नमस्ते नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, सिवाय एक के, स्कूल का बच्चा, विवाहन, वही लड़का। नमस्ते देवराज जी, आप कैसे हैं? बस गुजारा कर रहा हूं बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। वे कुछ बातें करते हैं और लड़का भाग जाता है, अपने पीछे एक गर्माहट छोड़ते हुए। और उसके पीछे उसका पिता भी आ जाता है। आर्यन शर्मा कार से बाहर आते हैं, देवराज जी को देखते हैं, पास आते हैं। आपको यहां कैसा लग रहा है? सब ठीक है? अटारी से तो बेहतर ही है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। अगर कुछ भी हो तो मुझसे कहिएगा। एक इशारा, सम्मान। दो आदमियों के बीच भरोसे की एक बारीक डोर, जो एक दूसरे में दूसरों से ज्यादा देखते थे। और फिर वो आती है, शांता देवी, मुख्य अकाउंटेंट, 50 साल की एक थोड़ी मोटी महिला, हाथ में एक छोटा बैग और चेहरे पर नेक मुस्कान। और आप, माफ कीजिए, कौन है? देवराज, नया सफाई कर्मी। ओह बहुत बढ़िया, मैं शांता हूं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो बिना किसी पूर्वाग्रह के देखती है, बिना तिरस्कार के। और यह इस ऑफिस में आने के बाद से मिली पहली वास्तविक मानवीय गर्माहट थी। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहिएगा, वो जोड़ती है और दरवाजे से गायब हो जाती है। देवराज जी अकेला रह जाता है, लेकिन अब उसे महसूस होता है, शायद ये दुनिया उस जैसे लोगों के लिए उतनी भी बंद नहीं है। वो काम पर लौट आता है, झाड़ू, पोंछा, पार्टी, नई जिंदगी की लड़ाई में उसके हथियार। और हर हरकत के साथ वो अतीत से सब कुछ साफ कर रहा था, जो सालों से अपने साथ ढो रहा था। जब दूसरे कंप्यूटरों पर काम करते हैं, तो वो किसी वास्तविक चीज का हिस्सा बनने के अधिकार के लिए काम कर रहा था। किसी को ध्यान नहीं था कि ऑफिस की खामोशी कैसे बदल गई थी, जैसे हवा में कुछ नया आ गया था। कुछ ऐसा जो वो इंसान लाया था, जो बस इज्जत से जीना चाहता था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। देवराज जी ऑफिस की दिनचर्या में ढल जाता है। वह ज्यादातर लोगों के लिए अभी भी अदृश्य था, लेकिन उसका काम दिखाई देता था। साफ फर्श, धुली हुई खिड़कियां, यहां तक कि उन जगहों पर भी सफाई जहां कोई झांकता भी नहीं था। सुरक्षा प्रमुख संजय सिंह सबसे पहले यह नोटिस करता है। और हालांकि पहले दिन वो तेज तर्रार था, अब वो खुद ही पास आता है। शुभ प्रभात। आपको भी शुभ प्रभात। देवराज जी अपने काम से नजर हटाए बिना जवाब देता है। हमने कल शुरुआत ठीक से नहीं की, माफ कीजिए। होता है, मैं बुरा नहीं मानता। दोनों आदमी हाथ मिलाते हैं, संक्षेप में, मर्दाना तरीके से। अब उनकी आंखों में सम्मान था, भले ही सावधानी भरा। दोपहर तक सुरक्षा प्रमुख का सहायक विक्रम आता है। युवा, चुस्त दुरुस्त, आवाज में ठंडक। नमस्ते, आप सफाई कर्मी हैं? अभी तो हाँ। और आप, लगता है, किसी पर भरोसा नहीं करता, विभाग के प्रमुख हैं। हम नए आदमी के लिए यह बहुत ज्यादा दुस्साहस है। और तुम सिर्फ दरवाजे की रखवाली करने वाले के लिए बहुत ज्यादा घमंडी हो। एक पल का ठहराव, तनाव। अरे, संजय सिंह बीच में कूद पड़ता है। शांत हो जाओ दोनों। मैंने तो शुरू भी नहीं किया था, देवराज जी शांत से कहता है। सब ठीक है, बस मिजाज ऐसा है। हाँ, मैं देख रहा हूं, ये अपने तेवर दिखाने वाला है। विक्रम बड़बड़ाता है, लेकिन चला जाता है। और देवराज जी मुस्कुराता है। उसे हमलों की आदत थी, वो आग से गुजरा था,
एक असली जंग से। दिन खत्म होता है, कर्मचारी अपने अपने घर चले जाते हैं। देवराज जी फर्श धोता है, कूड़ा फेंकता है, सब कुछ हमेशा की तरह। लेकिन सुरक्षाकर्मी नजर रख रहे थे। विक्रम अपनी तिरछी नजर से उसके हर कदम को देखता है। उसे गलती की तलाश थी, उसे असफलता का इंतजार था। और देवराज जी सब महसूस करता है, लेकिन अपना काम करता है सटीकता से, संयमित होकर, शांति से। शाम को ऑफिस के दरवाजे पर एक परिचित महिला आती है, एक भव्य महंगे लिबास में, हाथ में घर की बनी मिठाई लिए। नमस्ते, मैं प्रिया शर्मा हूं, विवाहन की मां। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देवराज जी शर्मा जाता है। आप मेरे पास? बेशक, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हीरो हूं, बस पास में था। विनम्र होने की जरूरत नहीं। अगर आप न होते तो मैं विवाहन के बिना रह जाती। वो मिठाई मेज पर रखती है। देवराज जी इधर उधर भागता है, कप ढूंढता है, चाय बनाता है। उसके हाथ कांपते हैं, डर से नहीं बल्कि अप्रत्याशितता से। वे चाय पीते हैं, सादी बातें करते हैं। प्रिया शर्मा हंसती है। देवराज जी पहली बार इतने समय बाद खुद पर नहीं मुस्कुराता। वो अपने कपड़ों, अपनी उम्र, अपनी हैसियत को भूल जाता है। बस एक इंसान, दूसरे इंसान के साथ, बिना किसी बनावट के। जब वो चली जाती है तो वो देर तक दरवाजे पर खड़ा रहता है, गलियारे के अंधेरे में देखता है, फिर लौटता है, मेज साफ करता है और अचानक एक आवाज सुनता है। यह मिठाई थी, क्या मैं एक ले सकता हूं? विवाहन। वो स्कूली बच्चा पहले ही उछलता हुआ आसपास घूमने लगता है, सूंघता है, मुंह में पानी भर आता है। बेशक, ले लो, चाहो तो सब ले लो। वाह, कितना स्वादिष्ट है। किसी ने मुझे दी है, मैंने खुद नहीं बनाई। फिर भी तुम्हारे छोटे से कमरे में तो घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। देवराज जी हंसता है। लड़का उसके शांत, धूल भरे कमरे में एक रोशनी जैसा था। और उस शाम उसे पहली बार महसूस होता है, वो सिर्फ कोई नहीं है, वो किसी के काम का है। अगली सुबह पिछली सभी की तरह ही शुरू होती है। देवराज जी फिर से सूरज उगने से पहले जाग जाता है। स्नान, वर्दी, चाय, उसकी छोटी सी सुबह की दिनचर्या। वो फ्लोर साफ करता है, हर हैंडल, हर कोने को ध्यान से पोंछता है, फिर बाहर निकलता है और मुख्य प्रवेश द्वार पर उससे टकरा जाता है। 50 साल की एक थोड़ी मोटी महिला, आत्मविश्वासी चाल के साथ और दस्तावेजों के एक बड़े बंडल के साथ। उससे रास्ता नहीं बदला जा सकता था। वो बहुत ज्यादा जगह घेरती थी। वो बगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस पैर नहीं मिलता। वे लगभग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। शुभ प्रभात, माफ कीजिए, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? बेशक बेशक। महिला एक कदम बगल हटती है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहले नहीं देखा। शायद हम कभी नहीं मिले। मैं यहां नया हूं। देवराज। शांता देवी, मुख्य अकाउंटेंट। वे विनम्रता से बातें करते हैं और वो इमारत में गायब हो जाती है। देवराज जी बाहर खड़ा रहता है, लेकिन अब उसके पीछे दो मानवीय परिचय थे और इसका मतलब था सब कुछ उतना भी बुरा नहीं था। 15 मिनट बाद आर्यन शर्मा आते हैं, पास आते हैं, सिर हिलाते हैं। शुभ प्रभात देवराज जी। आपको भी। आपके छोटे से कमरे में कैसा है? सब ठीक है? हाँ, यहां तक कि बहुत ज्यादा। शॉवर, केतली, फ्रिज, अटारी के बाद स्वर्ग। आर्यन शर्मा मुस्कुराता है। यह सुनकर खुशी हुई। और हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप भी कम नहीं है। देवराज जी थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है। सब ऐसे नहीं सोचते। और हाँ, क्या आपने शांता देवी को देखा? वो पहले ही पहुंच चुकी हैं, जल्दी आई थीं। बहुत बढ़िया, तो अब डांट शुरू कर सकते हैं। वो चला जाता है और देवराज जी अपनी सफाई जारी रखता है। दोपहर के खाने पर शांता देवी फिर आती है, इस बार एक बैग के साथ। उसमें दर्जन भर ताजे घर के बने समोसे थे। देवराज जी, आप यहां हैं? हाँ, मैंने सोचा, क्या हम चाय पी सकते हैं? मैं समोसे लाई हूं। देवराज जी थोड़ा घबरा जाता है। वो छोटे कमरे में भागता है, सफाई करता है, नैपकिन बिछाता है, केतली चढ़ाता है। शांता देवी हंसती है। घबराइए मत, सब ठीक है, आइए बैठते हैं। समोसों की महक दिमाग घुमा देती है।
आलू पनीर और दाल के साथ। यह सब मेरे लिए? बेशक आपके लिए। आपने इसकी कीमत चुकाई है। वे चाय पीते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। देवराज जी कुछ बदले में देने की कोशिश करता है। समझता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। पास की दुकान में भागता है और चॉकलेट के एक डिब्बे के साथ लौटता है। यह आपके लिए। कोई जरूरत नहीं थी। वो शर्माती है। लेकिन धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी पल उनके बीच कुछ वास्तविक पैदा होता है। सिर्फ आभार नहीं, सिर्फ चाय नहीं, बल्कि कुछ और। सम्मान, साधारण मानवीय गर्माहट। उसके जाने के 10 मिनट बाद दरवाजा खुलता है। विवाहन। फिर वही हर जगह मौजूद रहने वाला लड़का। वो अंदर झांकता है, हवा सूंघता है। वाह, समोसे। क्या एक ले सकता हूं? बेशक, खाओ। वो बेसब्री से खाता है। हे भगवान, कितने स्वादिष्ट हैं। मुझे पता है, ये मुझे किसी ने दिए हैं, मैंने खुद नहीं बनाए। सुनो, तुम कमाल हो देवराज जी। तुम्हारे पास मिठाई भी है, चाय भी है और एक कमरा भी। और तुम्हारे पास जवानी है, तो हिसाब बराबर है। वे हंसते हैं। लड़का कुर्सी के किनारे पर बैठ जाता है और बस बातें करता है। स्कूल के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने कोच के बारे में। देवराज जी सुनता है, बातों को समझता है। जैसे इस लड़के के जरिए वो याद करता है कि वो कभी खुद कैसा था और कैसे आसानी से आत्मा जीवित हो सकती है, अगर बस किसी के लिए जरूरी हो। अगले दिन भी पिछले सभी दिनों की तरह शुरू होता है। देवराज जी हमेशा की तरह सुबह जल्दी निकलता है। ऑफिस के जूतों की पहली आहट से पहले ही सफाई कर देता है। सटीकता से, लगन से, बिना किसी फालतू शोर के। वो इस इमारत का एक परिचित हिस्सा बन गया था। अदृश्य, लेकिन अपरिहार्य। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और पक रहा था। एक दिन गलती से पोछे से सेक्रेटरी की मेज पर रखी एक फाइल टकरा जाती है और वह गंदे पानी की बाल्टी में गिर जाती है। धड़ाम। कागजात गीले हो जाते हैं। स्याही फैल जाती है। तुमने क्या कर दिया? चीख गलियारे में शीशे की तरह गूंजती है। दिव्या, सेक्रेटरी, गुस्से से लाल आंखों के साथ खड़ी थी। हाथों में गीली फाइल, आवाज में गुस्सा। ये रिपोर्ट थी, कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? देवराज जी उसे सिर झुकाकर देखता है। मैं नहीं चाहता था, मैं सब सुखा देता हूं। सुखाओगे कागजात? क्या तुम पूरी तरह बूढ़े हो गए हो? माफ कीजिए, नहीं। जाओगे और खुद ही मिस्टर गुप्ता को सब कुछ बताओगे। इसी पल दरवाजा थोड़ा खुलता है। चौखट पर शांता देवी खड़ी थी। यहां क्या हो रहा है? इस बूढ़े आदमी ने सबसे जरूरी दस्तावेज बर्बाद कर दिए। कौन से? वित्तीय रिपोर्टें, निर्माण सामग्री के ठेके, सब डूब गए। शांता देवी दिव्या के पास जाती है। उसके हाथों से गीली फाइल लेती है, पलटती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दस्तावेज डिजिटल डेटाबेस में है। मैं सब प्रिंट करवा दूंगी, मोहरें लगा दूंगी। लेकिन शांत, चिल्लाओ मत। उसने जानबूझकर नहीं किया। मैं उसकी जमानत देती हूं। देवराज जी नजरें झुका लेता है, लेकिन आंखों के कोनों में कृतज्ञता थी। आपका धन्यवाद। वो फुसफुसाता है। सब ठीक है, शांति से काम करो। और तुम, दिव्या, चिल्लाओ मत। ये बाजार नहीं है। 2 दिन गुजर जाते हैं। विवाहन फिर से अपने पिता को बताए बिना ऑफिस आता है। सीधा देवराज जी के कमरे में। जैसे जानता हो वहां उसे कुछ जरूरी इंतजार कर रहा है। वो दरवाजा खोलता है और तुरंत अंदर उड़ आता है। जिंदाबाद। क्या नया है? कुछ नहीं, चाय और झाड़ू। मेरे वफादार दोस्त। और अगर मैं तुम्हारा तीसरा दोस्त हूं तो झाड़ू को किनारे रख दो। वे हंसते हैं। लड़का स्कूल, ट्रेनिंग, राष्ट्रीय टीम में स्ट्राइकर बनने के सपने के बारे में बताता है और देवराज जी सुनता है। और कहीं अंदर उसे महसूस होता है कि सालों से जमा बर्फ कैसे पिघल रही थी। अगले दिन कुछ अजीब होता है। शांता देवी छोटे कमरे में अंदर आती है। देवराज जी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं एक छोटी सी पार्टी कर रही हूं। आपको जरूर आना है। मैं, यकीन नहीं, आपके बिना काम नहीं चलेगा। मैंने पहले ही सबको बता दिया है कि आप आएंगे। मुझे निराश करने की सोचना भी मत। वो सिर हिलाता है और जैसे ही वो जाती है, दुकान की ओर भागता है। चॉकलेट के एक डिब्बे के साथ लौटता है। छोटा लेकिन महत्वपूर्ण इशारा। पार्टी में सब कुछ शिष्टता से चलता है।
शराब, टोस्ट, हंसी। लेकिन देवराज जी कोने में खड़ा रहता है, चुपचाप, बिना ध्यान दिए। और तभी दिव्या आती है, पास आती है, ठंडी मुस्कान के साथ। तो क्या हीरो फिर से दस्तावेजों से दूर नहीं रह पाए? देवराज जी जवाब देना चाहता है, लेकिन प्रोग्रामर राहुल उसे रोक देता है। दिव्या, क्या तुम उस पर अपनी कुंठाएं उगलते हुए नहीं थकी? दूसरे कर्मचारी भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वे देवराज जी का पक्ष लेते हैं। वो खुद हैरान था। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसे निशाना बनने की आदत थी, लेकिन अब वो टीम का हिस्सा था। उस शाम पार्टी खत्म होने के बाद वो कूड़ा फेंकता है, हॉल में फर्श धोता है। संजय सिंह दरवाजे पर खड़ा था। सुनो देवराज जी, शायद शतरंज खेलें? क्या फायदा? मैं तो इतने समय से अभ्यास कर रहा था। तो क्या हुआ? कम से कम एक बार तो मुझे जीतना ही चाहिए। दोनों हंसते हैं और 10 मिनट बाद एक बार जी, फिर एक और। संजय सिंह हारता है, बार बार, और बच्चे की तरह हंसता है। बस बहुत हुआ, मुझे और नहीं खेलना। तुम्हारे अंदर तो चालों की पूरी लाइब्रेरी है। देवराज जी मुस्कुराता है और समझता है उसे जरूरत थी। यही, इन लोगों के बीच। रात, गलियारे खाली है, गीली फर्श पर कभी कभी बत्ती चमकती है। देवराजी अपनी सफाई खत्म करता है। बस आखिरी मंजिल बची है, प्रशासनिक। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उस चढ़ता है। दिव्या का ऑफिस पंक्ति में सबसे आखिरी था। बत्ती बंद थी, दरवाजा थोड़ा खुला था। वो ऐसे ही पास से गुजरने वाला होता है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। दरवाजे के पीछे से एक धीमी आवाज, फुसफुसाहट, जैसे फोन पर बात हो रही हो। देवराज जी ठिठक जाता है। तुम्हें यकीन है कि आर्यन शर्मा ने अभी भी दस्तावेज तिजोरी में रखे हुए हैं? बेशक, मैं यूं ही उनके यहां नौकरी करने नहीं आई। सबसे जरूरी बात, सावधानी से। वो मुझ पर अंधा विश्वास करते हैं। सब कुछ नियंत्रण में है। बहुत बढ़िया। तो कल पेन ड्राइव ले आना और मैं उसे सडोई को दे दूंगी। बाकी तुम्हारी चिंता नहीं है। क्लिक। बात खत्म। देवराज जी सावधानी से पीछे हटता है। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। माथे पर पसीना पोछे से लगे पसीने से भी ज्यादा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो दिव्या, सेक्रेटरी, प्रवेश द्वार पर चेहरा। वो किसी और के लिए काम करती है, और नाम सेडोई। उसने यह नाम सुना था पहले, खबरों में सुना था। अपराध, भ्रष्टाचार, गंदी साजिशें, टेंडर रद्द करवाना। वो आर्यन शर्मा तक पहुंचना चाहते हैं, अंदर से। देवराज जी अपने छोटे कमरे में लौट आता है, दरवाजा बंद करता है, बैठ जाता है। उसके हाथ कांपते हैं। वो एक साधारण सफाई कर्मी था। वो पुलिस वाला नहीं था, जासूस नहीं था, लेकिन वो डरपोक भी नहीं था। वो सोचता है, देर तक। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ देखा था, सब याद करता है। बातें, दिव्या की हरकतें, कैसे वो शाम को देर तक अकेली रहती है, कैसे वो तिजोरी पर नजर रखती है, कैसे वो आर्यन शर्मा के कैबिन में आसानी से चली जाती है जब वो नहीं होते। वो उस नोटबुक को खोलता है जिसमें वो दिन के काम की सूची रखता है। आखिरी पन्ने पर एक योजना थी, साधारण लेकिन स्पष्ट। निगरानी, पुष्टि, और सबसे जरूरी, कैमरा। अगले दिन सुबह जल्दी वो संजय सिंह के पास जाता है। सुरक्षा, नियंत्रण, सीसीटीवी सिस्टम तक पहुंच। संजय, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? पहले से ही करता हूं। क्या हुआ? देवराज जी झुकता है और फुसफुसाता है। सब कुछ। बिना छिपाए संजय का चेहरा बदल जाता है। तुम्हें यकीन है? बहुत ज्यादा। तो फिर हंगामा करना पड़ेगा। बस चुपचाप और तेजी से। वे छिपा हुआ कैमरा लगाते हैं, माइक्रोफोन दिव्या की मेज के नीचे, और इंतजार करते हैं। दिन दर्दनाक रूप से लंबा खिंचता है। देवराज जी गलियारे में झाड़ू लगाता है, मानो हमेशा की तरह ही। लेकिन हर 20 मिनट में सुरक्षा कक्ष में झांकता है। संजय सिंह सिर हिलाता है। रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी तक कुछ नहीं। और अचानक स्क्रीन पर दिव्या कैबिन में घुसती है, पेन ड्राइव निकालती है, दस्तावेज स्कैन करती है, तिजोरी से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकालती है, और फिर फोन पर बात करती है। आज मैं इसे सौंप रही हूं। सेडो इंतजार कर रहा है। सब कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट, हस्ताक्षर, निजी जानकारी। वो खुश होगा।
संजय सिंह आवाज बंद कर देता है, चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अब हमारे पास वो है जिसकी जरूरत थी। क्या आर्यन शर्मा को बुलाने का समय आ गया है? समय आ गया है। 15 मिनट बाद सुरक्षा कक्ष में खुद आर्यन शर्मा बैठे थे। वो स्क्रीन पर देखते हैं, पलकें नहीं झपकाते, कुछ नहीं कहते, फिर कुर्सी की पीठ पर टिक जाते हैं। क्या आपको यकीन है कि वह आज डेटा सौंप देगी? देवराज जी सिर हिलाता है। कितने बजे? शाम 6:45 पर पीछे वाले दरवाजे पर आर्यन शर्मा खड़े होते हैं। तो फिर हम सब तैयार करेंगे। आप क्या करने वाले हैं? संजय सिंह पूछता है। चूहे को पूंछ से पकड़ना है, लालच देकर और कैमरे पर। देवराज जी और कुछ नहीं पूछता। उसने वह कर दिया जो उसे करना था। अब सब उन पर निर्भर करता था। समय चिपचिपा होकर खींच रहा था, हर मिनट मानो एक खींची हुई तार जैसा। देवराज जी अपनी सफाई पर लौट आता है, लेकिन उसके हाथ मशीनी तौर पर काम कर रहे थे। विचार सिर्फ आने वाले समय के बारे में थे। शाम 6:30 बजे वह हॉल में खड़ा था, हाथ में बाल्टी और झाड़ू पकड़े हुए, लेकिन उसका पूरा ध्यान सर्विस कॉरिडोर पर था। अंदर तूफान। डर कि कामयाब नहीं होंगे, कि सब बिगड़ जाएगा, कि दिव्या जाल को भांप लेगी। लेकिन तभी वो आती है, तेजी से चलती है, जैसे जल्दबाजी में हो। कंधे पर चमड़े का बैग, आंखों में उत्साह और आत्मविश्वास। सुरक्षाकर्मी मानो उसे अनदेखा कर रहे थे। सब अपने काम में लगे थे, लेकिन देवराज जी जानता था, हर कोने पर पहले से ही इंतजार हो रहा था। संजय सिंह, विक्रम और खुद आर्यन शर्मा बाहर पीछे वाले दरवाजे पर ड्राइवर के भेष में। 6:43 बजे दिव्या बाहर आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सोचती है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, और तभी छाया से एक आकृति। शुभ संध्या दिव्या। मुझे उम्मीद नहीं थी। आर्यन शर्मा, शांत, संयमित, हाथों में एक फाइल, चेहरे पर मजबूती। क्या आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? वो फाइल खोलता है। उसमें तस्वीरें थीं, स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसकी बातें, उसकी पेन ड्राइव, उसका विश्वासघात। ये बात नकली है। ओह, ऐसा मत कहो। सब कुछ आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, 2 कैमरों से, सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में। दरवाजों से संजय सिंह और विक्रम बाहर आते हैं, खामोशी से, दृढ़ता से। दिव्या, पुलिस के आने तक आपको हिरासत में लिया जाता है। आपको कोई हक नहीं। ये सब उसने किया। ये सब देवराज जी ने किया। उसने सब कुछ बनाया। देवराज जी, आर्यन शर्मा फिर पूछता है। दिलचस्प। क्या तुम कहना चाहती हो कि अटारी वाले सफाई कर्मी ने तुम्हारे आपराधिक संबंधों को फंसाने की एक जटिल योजना बनाई? वो चुप रहती है, टूट गई, समझ जाती है कोई रास्ता नहीं। हाथ झटके से बैग की ओर बढ़ता है। रुको। विक्रम उसकी हरकत को रोक लेता है। वहां से एक और पेन ड्राइव, दूसरे आपत्तिजनक सबूत के साथ, शायद दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ। इसे ले जाओ। आर्यन शर्मा सिर हिलाता है, और बस 3 मिनट बाद वो अंधेरे में गायब हो जाती है, हमेशा के लिए। बाद में केबिन में खामोशी छाई थी। तीनों बैठे हैं, आर्यन शर्मा, संजय सिन्हा, देवराज जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। आर्यन शर्मा धीरे से कहते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, देवराज जी जवाब देता है। बस धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया। तुमने सिर्फ इसका फायदा नहीं उठाया, तुमने हम सबको बचाया, व्यापार को और मेरी इज्जत को भी, और शायद कई लोगों की जान भी। मैं बस देखता रहा और सुनता रहा, और फिर चुप नहीं रहा। यही इंसान को फर्नीचर से अलग करता है। तुम इससे ज्यादा के लायक हो। मैं चाहता हूं कि तुम अब सफाई कर्मी न रहो। और आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं? सुरक्षा के लिए मेरा निजी सहायक। आपको यकीन है? पहले से कहीं ज्यादा। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर मैं बिना किसी संकोच के भरोसा कर सकूं। देवराज जी सिर हिलाता है, तुरंत नहीं, धीरे धीरे, लेकिन अंदर एक चमक, बिजली, वापसी। बाद में जब सब कुछ शांत हो जाता है, वह अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर देखता है, हाथ में शतरंज का एक पुराना मोहरा, जिसे विवाहन उसके लिए लाया था। पुरानी टीवी की स्क्रीन पर खबरें, दिव्या,
जिसे आपराधिक सिंडिकेट को आंतरिक दस्तावेज सौंपने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ने आज सेडोई के नाम से जाने जाने वाले व्यवसायी के खिलाफ गवाही दी है। उबलती केतली की आवाज के नीचे उद्घोषक की आवाज दब जाती है। देवराज जी उठता है, चाय डालता है और अचानक शीशे के प्रतिबिंब में ठिठक जाता है। दफ्तर के कोने में लगे निगरानी कैमरे की बत्ती एक पल के लिए टिमटिमाती है, एक सेकंड के लिए, जैसे किसी ने उसे अभी अभी दोबारा चालू किया हो। वह अपनी आंखें सिकोड़ता है, चाय को किनारे रखता है और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसकी दुनिया में अगर एक बार बुराई दिख जाए तो वो यूं ही गायब नहीं होती। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो कैमरा अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जो आपको हैरान कर देता है। स्क्रीन पर देवराज जी, वही बूढ़ा आदमी, कुछ अप्रत्याशित करता है। यह क्या है? विश्वासघात? दूसरा पहलू? या मिस्टर शर्मा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती और यहां तक कि बचाने वाला भी एक ऐसा रहस्य छिपा सकता है जो सब कुछ तबाह कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी दें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप उस बूढ़े आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? नायक या जोड़ तोड़ करने वाला? हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं।